अगर मैं आपसे बोलूं कि मल्टी बैगर स्टॉक आपको ढूंढना है, आप कैसे ढूंढोगे? ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई माइक्रो कैप होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस 10 रुपए के अंदर होना चाहिए, कई बोलेंगे बैलेंस शीट पढ़ना है, कई बोलेंगे कैश फ्लो पढ़ना है, और ना जाने क्या क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 6 साल का बच्चा भी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकता है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ने दी है, जिनका नाम है पीटर लिंच, जो कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के एक फंड मैनेजर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर रहे हैं अपने टाइम में। तो कैसा रहेगा अगर आपको आसान भाषा में ये स्ट्रेटेजी सीखने को मिल जाए? वीडियो शुरू करने से पहले, ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए इन्वेस्ट करने आए हैं बाजार में। ये वीडियो उनके लिए भी है जो 3-4 साल हो चुके हैं इन्वेस्ट करते हुए, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक एडवांस इन्वेस्टर हो, बड़े इन्वेस्टर हो, तो आप तो मुझे ही सिखा दोगे कमेंट सेक्शन में, तो अपना ज्ञान दे देना, मैं भी सीख लूंगा वहां से, ठीक है? सो बिगिनर्स के लिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले, अगर एक बिगिनर शेयर बाजार में आया है तो वो शेयर कैसे खरीदता है ना? कोई भी इन्वेस्टर कैसे बाय करता है शेयर? वो जाएगा चिंटू के पास, बोलेगा चिंटू कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है? वो बोलेगा भाई XYZ कंपनी का शेयर ना बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, रिटर्न्स बन रहे हैं उसके अंदर। तो वो जाकर के उसी शेयर में खरीद लेगा। अब जैसे ही वो खरीदेगा, ज्यादातर शेयर नीचे चले जाएंगे। अब उस सिचुएशन में वो जाकर के चिंटू को लतिया देगा और बोलेगा कि अरे चिंटू, तूने जो मुझे शेयर बताया था, ये शेयर तो गिरना शुरू हो गया भाई। चिंटू बोलेगा मुझे तो मिंटू ने बताया था। अब मिंटू भी परेशान, चिंटू भी परेशान, और मैं भी परेशान, क्योंकि इसकी सुन के ले ली थी मैंने। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स यही करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, 10 स्टॉक अच्छे हैं और 10 स्टॉक के नाम देख लेंगे, एनालिसिस भी नहीं देखेंगे उसकी कि भाई क्यों अच्छे हैं, क्या रीजन है, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं जानना। रिस्क को तो ढूंढना ही नहीं है कि भाई रिस्क नाम की भी चीज होती है, ये जानते ही नहीं है, ये भी बताऊंगा आगे। लेकिन वो जाकर के नाम पूछ लेंगे और नाम से जाके खरीद लेंगे, और यही मेन रीजन है कि वो लॉस कर देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है किसी भी इन्वेस्टर की, कि अगर वो सिर्फ नाम देख करके स्टॉक को खरीदता है। कैसे मल्टी बैगर स्टॉक आपकी आंखों के सामने होते हैं, आपको समझ नहीं आता, ये भी मैं दिखाऊंगा, जैसे मैंने बताया पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में सबको परेशान करती है, वो है लॉस और रियलाइज्ड लॉस। अगर आपने शेयर प्राइस में इन्वेस्ट किया, यहां पे आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और शेयर यहां से गिरना शुरू कर गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डीमैट में 20% का लॉस आपको दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये लॉस है या रियलाइज्ड लॉस है? ये सिर्फ पेपर के ऊपर लॉस है, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर लॉस दिख रहा होगा आपको, यहां पे लॉस हुआ नहीं है। अगर आप इस समय पे इसको बेच दो, मतलब सेल कर दो, तो इस सिचुएशन में ये आपका रियलाइज्ड लॉस हो जाएगा, मतलब सच में अब आपके हाथ से इतने पैसे चले गए। सेम इसी का उल्टा, अगर स्टॉक ऊपर जाता है और आप बेचते नहीं हो, आपको 20% का प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट है, ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। रियलाइज प्रॉफिट तब होगा जब आप इसे बेच दोगे, और ज्यादातर गलतियां यही होती है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है, हम कहते हैं अरे भाई दुनिया तबाह हो गई, वही पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है, मजा आ जाता है। ना आपने बेचा ना आपने खरीदा, तो लॉस हुआ तो वो आपका नहीं, प्रॉफिट हुआ तो आपका नहीं। तो लॉस और रियलाइज्ड लॉस दो अलग ही चीजें हैं। लॉस और प्रॉफिट शेयर बाजार का गेम है, कभी पोर्टफोलियो लॉस में होगा, कभी पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा। अगर आप प्रॉफिट में खुश हो जाते हो, लॉस में दुखी हो जाते हो, तो ये शेयर बाजार का सबसे बुरा काम आप कर सकते हो अपनी जिंदगी के साथ। इससे बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, और ना जाने 100 तरीके की बीमारियां लगेंगी, क्योंकि आज प्रॉफिट है, कल लॉस है। कल ट्रंप 500% टैरिफ लगा देगा, लॉस हो जाएगा। कल ट्रंप का जो टैरिफ है वो हट जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। आप खुश और परेशान ही होते रहोगे। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना, ठीक है? तो इसलिए होता है, होने दो, लॉस है, नहीं है, ठीक है, चलता रहता है। अभी तक चीजें क्लियर हो रही है? आराम से बच्चों को समझ आ सकता है, आसान भाषा, सिंपल भाषा में बात हो रही है। अभी तक बेसिक या स्ट्रैटेजी पे आऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीजें समझ आनी चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी समझ आएगी, अदरवाइज उस स्ट्रैटेजी का कोई फायदा नहीं है। अब तीसरी चीज सुन लो, क्योंकि इससे ना बड़े परेशान रहते हैं लोग। वो कौन सी चीज है? वो है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क और रिवॉर्ड बेसिकली क्या है? स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो चीजें हैं, या तो रिस्क है या तो रिवॉर्ड है। रिस्क का क्या मतलब है? भाई कितना ज्यादा वॉलेटाइल आपका स्टॉक, आपका म्यूचुअल फंड, आपका ETF होगा। वोलेटिलिटी का क्या मतलब है? कि कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपका शेयर या आपका ETF करेगा। सिंपल, इसका मतलब यही है, रिस्क यही होता है। जैसे मैंने बताया, नाचने दो इसे, यहां पे नाच रहा है तो बेचो ही मत,
कोई रिस्क नहीं है ना, नाचने दो जितना नाच रहा है, तो कोई रिस्क नहीं है इस सिचुएशन में। अगर आप 10 साल 5 साल 15 साल होल्ड कर सकते हो तो कोई रिस्क ही नहीं है भाई, रिस्क कम हो गया। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है। आपने सुना हो कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों बढ़िया है? क्योंकि जो बाजार का नाच है, जो ट्रम्प के टैरिफ हैं, ये सब टाइम टू टाइम आएंगे, टाइम टू टाइम जाएंगे। कंपनी बढ़िया है तो कंपनी ऊपर जाएगी, कंपनी घटिया है तो कंपनी गिर जाएगी। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट होती है। दूसरी चीज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि भाई कितना पैसा हम कमा सकते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि भाई लॉटरी खेल रहे हैं हम, तो उस केस में ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में 3 कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, मोरलेस 3 मान सकते हैं। पहला होता है लार्ज कैप, बड़ी दिग्गज कंपनियां, वो कंपनियां जो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, HDFC बैंक हो गई, ये बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। दूसरी कंपनी होती है मिड कैप कैटेगरी की, जैसे कि KPIT हो गई, कोफोर्ज हो गई, परसिस्टेंट सिस्टम हो गई। ये छोटी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियां भी नहीं है और ये बहुत छोटी कंपनियां भी नहीं है। इनके पास अभी मार्केट शेयर गेन करने का ऑप्शन है। मार्केट शेयर क्या होता है ये भी मैं आऊँगा। और जो उसके बाद आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनियां। ये छोटी कंपनियां होती हैं। छोटी कंपनी का मतलब ऐसा नहीं कोई किराने की दुकान है। छोटी कंपनी का मतलब 20 करोड़, 10 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे मार्केट कैप होते हैं इनके। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्हें छोटी कंपनियां माना जाता है। छोटी कंपनियां क्यों माना जाता है? कुछ कंपनियां शुरू होती है, उन्होंने बहुत सारी साइकिल नहीं देखी होती। जैसे मान लो एक बहुत अच्छी कंपनी शुरू हुई, वो एकदम से काफ़ी उसके वैल्यूएशन बढ़ गए, अच्छा काम कर रही है, वो बन गई 10,000 करोड़ की कंपनी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसने ज़िंदगी में कभी रिसेशन ही फेस नहीं किया। रिसेशन मतलब कि भाई अब उसके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो रही है, तो अब लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर रिसेशन आ गया तो ये कंपनी कैसे डील कर पाएगी, मैनेजमेंट संभाल पाएगा, और कंपनियां यहीं फंस जाती हैं। जब बाजार का टाइम अच्छा होता है तो दबा करके ग्रो कर रही होती है, बाजार एक गलत फेज में होता है तो कंपनी संभाल ही नहीं पाती अपने आप को और बंद हो जाती है। इसलिए स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनियां इस फेज को नहीं देख करके आई होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई होगा? होना तो यही चाहिए ट्रेडिशनली, बट ऐसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं क्या लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां तो रिवॉर्ड भी लो होगा? ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको मैं समझाता हूं। सपोज करो आप 1 रुपए की चीज खरीद रहे हो। अब 1 रुपए की चीज आपने 2 रुपए में खरीद ली। अब आप ये चाहते हो कि भाई मैं यहां पे प्रॉफिट करूं, तो आपको अगर कोई 3 रुपए देने वाला मिल जाए तब तो आप प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन अगर वो 3 रुपए देने वाला नहीं मिलता, आपको 1.5 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 50 पैसे का लॉस हो गया। अब ये बड़ी कंपनियों में भी होता है, छोटी कंपनियों में भी होता है, मिड कैप की कंपनीज में भी होता है। तो इसी वजह से जब भी हम किसी स्टॉक को देखते हैं ना कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है किसी का मार्केट कैप छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगी, बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आ रही है। कई केसेस में कंपनी बंद हो जाएगी तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, और वही कंपनी अगर बंद नहीं होती तो 10-10 साल तक पैसा ही नहीं बनाती, तो रिवॉर्ड ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और स्मॉल कैप और मिड कैप को एनालाइज करने के लिए ना बहुत सारा मेहनत का काम होता है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बिगिनर इन्वेस्टर हैं हम तो, है ना। तो हम बात करेंगे लार्ज कैप की। लेकिन क्या लार्ज कैप में अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते? अभी दिखाऊंगा, आपका नजरिया बदल जाएगा शेयर बाजार को देखने का। शेयर बाजार को जितना बेवकूफ तरीके से दिखाया जाता है, आज मैं उसका उल्टा दिखाऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है। देखो शेयर बाजार में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब जैसे मैंने बताया आपको, अगर 1 रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिल रही है, इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसको ग्राहम जी ने काफ़ी पॉपुलर किया था। उसके बाद जो सबसे बड़े इसको पॉपुलर करने वाले हैं वो कौन है? वो हैं हमारे वॉरेन बफेट सर। वॉरेन बफेट सर ने बहुत प्रमोट किया वैल्यू इन्वेस्टिंग को। और जो दूसरी इन्वेस्टिंग है वो है और जो दूसरी इन्वेस्टिंग है वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टिंग का मतलब कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हम सोच रहे हैं वो ऊपर जाती है, और बात सही भी है, स्टॉक मार्केट में होता भी ऐसा है। लेकिन ये बहुत ही रिस्की वाला मूव है, क्योंकि आप तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, बाजार में गिर जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग लॉस में यहीं कर जाते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम में घुसने की कोशिश करते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ बिगिनर, हम सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। मतलब 1 रुपए की चीज़ जब हमें 50 पैसे अठन्नी में मिलेगी, सिर्फ तब खरीदेंगे। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं? सपोज करो आपके पास एक XYZ स्टॉक है, ठीक है, एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आपके पास XYZ का एक स्टॉक है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 100 रुपये पे मिलती है, ठीक है। मतलब ये जो स्टॉक है ये 100 रुपये पे ट्रेड करता है। बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, 1 साल 2 साल,
कि भाई ये 100 रुपये पे ट्रेड करता है। इसकी जो बैलेंस शीट है ये भी अच्छी है। बैलेंस शीट वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे मैं बताऊंगा कैसे, और पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे ये भी बताऊंगा कैसे। उसके लिए हमें screener.in पे आना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिंपल बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखेंगे, बैलेंस शीट में नहीं घुसेंगे वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिन मतलब में। हमें तो बिगिनर्स के लिए मनाना है। सबसे पहली चीज़, ऑल टाइम हाई के रेवेन्यूज होने चाहिए। इसको कहते हैं टॉप लाइन, मतलब ऊपर से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, मतलब कितना बेचा जा रहा है वो बढ़ रहा है। दूसरा होता है बॉटम लाइन, मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि भाई रेवेन्यू 100 रुपये का हुआ, सारे टैक्स हटाने के बाद, एक्सपेंसेस हटाने के बाद, लोन लिया उसका पैसा वापस करने के बाद असली पैसा कितना घर लाई है कंपनी, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये दोनों अगर हमारे बढ़ रहे हों तो वो कंपनी मोटा मोटी पहले लेवल ऑफ एनालिसिस को क्रॉस कर जाती है। ये आपको screener.in पे मिलेगा, फ्री है टूल, आराम से यूज़ करो। बहुत सारे स्क्रीनर्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। और वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि भाई रेवेन्यूज उसके बढ़ रहे हैं और स्टॉक प्राइस में ना गिरावट आ गई यहाँ पे गलती से, ठीक है। गिरावट आ गई, क्यों गिरावट आ गई? मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं। सेंटीमेंट मतलब मार्केट का मूड ही खराब है, पूरा बाजार गिर रहा है, तो ये वाला स्टॉक भी गिरेगा। आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर मार्केट गिर रही है तो आपका स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, ये मान के चलना चाहिए हमें। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एब्सोल्यूट आंसर बाजार में आपको कभी नहीं मिलेगा कि यही होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का कोई रूल नहीं है, स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई 100% है तो 70% चांसेस है ये होगा, लेकिन 30% फिर भी हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि खरीदना है नहीं खरीदना है, कब खरीदना है। यही बाजार का एक मजा भी है। अब जब ये गिर रहा है, ठीक है, नॉर्मली रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी अब गिर रहा है, मतलब 1 रुपए की चीज़ 98 में मिल रही है, यहाँ पे हम खरीदेंगे, तो इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करना है, क्यों? क्योंकि अब ऊपर से 30% गिर गया है तो 30% हमें प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा गिर सकता नहीं है। मतलब ऑलरेडी 30% गिर गया तो चांसेस हैं कि और ज़्यादा कम गिरे। एक और रूल वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो मेरे को कुछ टाइम पहले पता चला, अमेजिंग तरीका है पता चला, वो क्या है कि अगर स्टॉक अच्छा है आपका और वो स्टॉक 30 से 40% गिर जाए तो चांसेस हाई है कि वो उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। 40% गिरना मतलब मेरी कंपनी जो 100,000 करोड़ की हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ मान लेते हैं, उसमें से 40% गिर गया, मेरी कंपनी रेवेन्यू भी वही कर रही है, प्रॉफिट भी वही कर रही है, इवन मेरी कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर 40% गिर गया तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 40% से खत्म हो गई, मतलब सिर्फ 60 करोड़ बची 100 करोड़ से। तो समझ रहे हो कितना बड़ा पैसा वाइप्ड आउट हो गया। और ये पैसा किसके पास गया? किसी के पास नहीं गया। जिसने बुक किया उसके पास लॉस आ गया, जिसने बुक नहीं किया उसके पास उतने ही शेयर है जितने वो शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये वैल्यूएशन का गेम होता है, वैल्यूएशन गिरती है और ऊपर चली जाती है। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा कि वैल्यूएशन कैसे होती है, वैल्यूएशन सही कैसे हम नापते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। जब 1 रुपए की चीज़ 98 में मिले तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब कहते हैं बाय कब करना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि अगर एक स्टॉक जो कि एवरेज 100 रुपये पे बिकता है वो गिर करके 60 रुपये पे बिक रहा है, मतलब 40% गिर चुका है, तो 60% गिर गया है तो 60% बचा, मतलब 40% का डिस्काउंट है, तो हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए। कभी भी कोई स्टॉक बहुत अच्छा है रेवेन्यू वाइज तो 40% गिरने के बाद कम हो जाता है कि वो उससे ज़्यादा गिरेगा, तो तब एक अच्छा ऑप्शन होता है बाय करने का वैल्यू इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब पीटर लिंच साहब हमें क्या कहते हैं कि भाई कैसे चूज करें विनिंग स्टॉक्स। अब आएगा ना मजा, कैसे? पीटर लिंच क्यों कह रहे हैं? अब पीटर लिंच साहब की कहानी बड़ी फेमस है। वो अपनी बीवी के साथ एक स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और उसकी बीवी ना एक जनरल स्टोर में होती है, जैसे डी मार्ट होता है ना इंडिया के अंदर, वैसे स्टोर में जाती है और वहाँ से ना लेगी खरीद रही होती है। लेगी आपने देखा हुआ लड़कियाँ पहनती हैं, है ना, वो खरीद रही होती है। अब पीटर लिंच साहब सोचते हैं यार पैसा तो है हमारे पास, हम यहाँ से लेगिंग्स क्यों खरीद रहे हैं? तो उनकी वाइफ कहती है कि ये रखा तो यहाँ पर है जनरल स्टोर के अंदर, जहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो पीटर लिंच साहब के दिमाग में ना ठनकता है, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर को पसंद भी आ रहा है, और वहाँ भीड़ लगी हुई है उसको खरीदने की, और वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड है जो सिर्फ लेगी बेच रहे हैं, लाइट वाइट जमा रखी है, उसके बाद भी उसको नहीं खरीद रहे। तो वो घर आते हैं और देखते हैं किस कंपनी का है, XYZ कंपनी का नाम होता है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी की पेरेंट कंपनी को एनालाइज करते हैं, और जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट पढ़ते हैं, थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद खरीद लेते हैं। अब वो कंपनी उनके लिए मल्टी बैगर बन जाती है। क्यों मल्टी बैगर बन जाती है? क्योंकि कस्टमर ही भगवान है,
समझ रहे हो? शेयर बाजार क्या है? कस्टमर भगवान है और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ये इतना सिंपल है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आप भी यूज़ कर रहे हो, इस सिचुएशन में मतलब प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट अच्छा है तो मतलब कंपनी बढ़ेगी, और कंपनी बढ़ेगी मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। शेयर प्राइस क्यों बढ़ेगा? शेयर प्राइस होता क्या है? एक कंपनी के 100 शेयर हैं, मतलब 100 हिस्सेदार हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो जो हिस्सेदारी है, कंपनी की वैल्यू वो बढ़ेगी। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके अंदर जो हिस्सेदार लोग हैं, जैसे आप में, हमारे जैसे हज़ारों करोड़ों लोग, उनके भी पैसे बनेंगे। ये है शेयर बाजार, इतना सिंपल है। अब आप बोलोगे भाई अच्छा अब हम कैसे खरीदें स्टॉक? बेसिक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो? आप कॉलगेट करते हो। हमारा कॉलगेट फर्स्ट स्टॉक हो सकता है। अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताऊं तो आपके लिए और आसान रहेगा, ठीक है? मैं अपने दिनचर्या से शुरू करता हूं। मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करा है। ये प्रोडक्ट है मिनिमलिस्ट का, ठीक है? ये कंपनी है, मतलब कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट प्रोडक्ट अच्छे हैं इसके। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है? ये विटामिन सी बनाता है और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना? अब हमारे घर में भाई साहब कुछ लोग हैं जिनको शौक है डे रूटीन और नाइट रूटीन करने का। अब इस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट अच्छा है। जब मैंने इस कंपनी को स्टोरी पढ़ी तो ये कंपनी खुद से फंडेड है, फिर ग्रो हुई, कभी भी ये लॉस मेकिंग नहीं रही थी। बैलेंस शीट पढ़ी तो भाई बढ़िया है और बहुत जल्दी इसका आईपीओ आ सकता है। तो मेरी नज़र अब इस कंपनी पे है। क्यों? क्योंकि भाई इसके प्रोडक्ट मैं महीनों सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में यूज़ हो रहे हैं। तो अब कोई कहता है ना कि भाई बड़ी कंपनी मिलती हैं, नहीं भाई, छोटी कंपनी है, ये बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए बड़ी बनी, प्रॉफिटेबल हुई आज तक, है ना? अब किस वैल्यूएशन पे आएगी वो देखेंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का पहला रूल, भाई कंपनी कितनी अच्छी हो, सस्ते में चाहिए। अगर मैं आलू खरीदता हूं तो आलू भी सस्ते में चाहिए, तभी पैसा बना पाएंगे। अगर किसी को आगे बेचना है तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सस्ते में नहीं मिल रही तो नहीं खरीदनी, ये रूल है हमारा, ठीक है? तो सस्ता चाहिए। अब बात करते हैं दोबारा से कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं और मैं बताता हूं मल्टीबैगर स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो, आपके आंखों के सामने है। ये tickertape.in है, कोई पैसा नहीं देना, फ्री का है आपका। इसमें मैं एक सिंपल सी कंपनी का नाम लिखता हूँ, बजाज फाइनेंस, मेरे पोर्टफोलियो में है और कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, प्लीज़ मत खरीदना। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 92% के रिटर्न है। ये मल्टीबैगर हुई नहीं, ये तो मल्टीबैगर नहीं है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम पे चला जाऊं और अगर मैं आपको इसकी रियलिटी दिखा दूंगा ना, और मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ शेयर बाजार काम कैसे करता है, ठीक है? तो प्लीज़, रिस्क भी होता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी देखो बीच बीच में गिरी कितनी है भाई साहब, ये गिरी 36%, 50% गिर गई ये कंपनी, उसके बीच में फिर 50% गिर गई, फिर उसके बीच में फिर 50% गिर गई। आम इन्वेस्टर यही नुकसान करता है, लॉस होता है उसे। क्यों लॉस होता है भाई? ये इतना बड़ा ग्रोथ तो देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई लॉस को कौन झेलेगा? लॉस तो कौन देख रहा है? लॉस कोई देख नहीं रहा है। ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे अगले 5 साल के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखा देती है। आप चोलामंडलम उठा लो, उसकी अच्छी खासी ग्रोथ है। ये लार्ज कैप की कंपनी है, क्यों लेना आपको स्मॉल कैप की? स्मॉल कैप में तो रिस्क ज़्यादा है। सो अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना हो आज, तो मैं कौन कौन से स्टॉक्स चूज करूंगा आपके सामने रखता हूं, उसके पीछे के रीजन भी बता दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए। और लार्ज कैप की कंपनी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है, तो इसीलिए लार्ज कैप अच्छा ऑप्शन होता है शुरुआत के लिए, ठीक है? हमें 15 कंपनियां चाहिए मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूंगा। जब भी हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहली कंपनी कौन सी होती है? CDSL। अगर मैं CDSL को देखूं, CDSL सिंपल सी बात है, मैं शेयर खरीदूंगा और बेचूंगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा भाई साहब? CDSL को होगा। तो पहली कंपनी कौन सी है मेरी ज़िंदगी में जो बड़ी इंपैक्ट करती है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता? CDSL। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदूंगा और बेचूंगा तो CDSL में जाएगा। अब CDSL के बाद कौन सा है भाई? CDSL के साथ साथ NSDL भी है हमारे पास। सो अगर हम NSDL को यहाँ पर चेक करूंगा तो NSDL भी मुझे मिल गई यहाँ पे। अब देखो वैल्यूएशन ज़्यादा है, मैंने क्या बोला? कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वैल्यूएशन अच्छी नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, है ना? तो कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन ज़्यादा, नहीं खरीदेंगे, गिरने दो भाई, जब गिरेगी तब खरीदेंगे, है ना? इस तरीके से हम सोचते हैं। तो ये दोनों कंपनी मैं क्यों चूज़ करूँ? क्योंकि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ और इन दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है इन्हीं से हम खरीदते हैं, उनके बिना काम चलेगा नहीं, तीसरा कोई स्टॉक एक्सचेंज है नहीं। अब बात करते हैं कि अच्छा मेरे को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना पसंद है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा देखूंगा, अरे भाई मैं तो HDFC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं,
तो मैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ले लूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो है जो मैं अगले 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा। तो ये पोर्टफोलियो मेरा, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों खरीदूंगा HDFC EMC? मेरे पास HDFC के म्यूचुअल फंड पड़े हैं जिन्होंने मेरे पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, तो इसलिए मैं HDFC EMC रख लूँगा कि भाई पेरेंट कंपनी रख लेते हैं। दूसरा कौन सा हो सकता है कि भाई मेरे पास ICICI के भी हैं, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल रिसेंटली लिस्ट हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारा अच्छा है। जब ये गिर जाएगा थोड़ा सा और जब ये कंसोलिडेट कर लेगा तो हम इसमें भी बाय कर सकते हैं। आज बाय करने की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे में हो गई। दूसरी चीज़, मेरे पास इंश्योरेंस कौन सा है? भाई मेरे पास ना HDFC का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो मैं HDFC का अर्गो इंश्योरेंस यूज़ करता हूँ। स्टोर करके कुछ नाम है उसका। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, क्यों? मैंने अपनी ज़िंदगी इनके हाथ में दे दी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो भाई आप दे देना टर्म इंश्योरेंस के पैसे। तो जब मुझे इतना भरोसा है HDFC के ऊपर, तो फिर मैंने HDFC की कंपनी भी रख ली। मेरी लाइफ से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको पीटर लिंच साहब की बताई थी, उनकी वाइफ की लाइफ से रिलेटेड है, तो मुझे भी बताना आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पर पेंट करवाना है भाई, तो कौन सा पेंट है भाई साहब? एशियन पेंट। क्यों भाई साहब? ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, D2C को इन्होंने टैकल करा हुआ है कि भाई साहब काफ़ी सारे स्टोर इनके अंदर आते हैं, एशियन पेंट को कोई बीट कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं बर्जर आ रहा है, आदित्य बिरला साहब की कंपनी आ रही है, या इंडिगो आ गए हैं, लेकिन क्या मार्केट शेयर छीन पाई आज तक? नहीं। 3 साल से बात हो रही है, कहाँ छीन पाई? नहीं छीन पाई। आप बोलोगे शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा, शेयर प्राइस से मतलब ही नहीं है। मैं तो सोच 15-20 साल के लिए रहूँ ना, इस तरीके से सोचो। तो ये कंपनी बड़ी है। अगर आप इन सारी कंपनीज की ग्रोथ देखोगे लास्ट 5-6 साल के अंदर, तो अमेजिंग हुई है। कुछ की अमेजिंग हुई, कुछ की अमेजिंग नहीं हुई है। कुछ हम पोर्टफोलियो बना रहे इसलिए बना रहे कि कुछ चले कुछ ना चले, तो भाई एवरेज पोर्टफोलियो हमारा ग्रो कर जाए। मैं कह रहा हूँ 15 कंपनी रखी, 15 में से 5 मर गई, तो भी 10 कंपनियां हमारी बच जाएंगी। समझ रहे हो? और बड़ी कंपनियां और बड़ी होती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यार ये तो इतनी बड़ी कंपनी हो गई, कितनी बड़ी होगी? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अमीर इंसान अमीर हो गया तो आप ये बोलोगे भाई और कितना अमीर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। अमीर इंसान गरीब भी होता है बीच में, जब बाजार में करेक्शन आता है तो वहां पे इन्वेस्ट करो ताकि अमीर इंसान दोबारा अमीर हो जाए। और आसान तरीका है, छठी क्लास का बच्चा पूछ सकता है कि भाई हमें करना है। अगर मैं छठी क्लास के बच्चे से पूछूं कि भैया कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, वो बोलेगा मुझे निविया का बड़ा पसंद है, वो ये बोलेगा कि मुझे एक्स कॉलगेट बड़ा पसंद है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो उस केस के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हम देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हम पिक कर लेंगे। क्यों भाई? छठी क्लास के बच्चे को पसंद है। वो बोलेगा मुझे किट कैट की चॉकलेट पसंद है, मैं बोलूँगा अच्छा किट कैट की चॉकलेट, और एक काम करो आपको मैगी भी पसंद होगा तो नेस्ले भी ले लेते हैं। भाई छठी क्लास के बच्चे को पसंद पता है। और ये पीटर लिंच साहब की थ्योरी में निकला कि छठी क्लास के बच्चे ने बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट कर दिया है। क्यों? फंड मैनेजर बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं, और छठी क्लास के बच्चे कह रहे हैं अरे भाई मैं तो ये काम करता हूँ, मैं इस चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मैं तो यही कंपनी खरीदूंगा, क्योंकि उन्हें पता ही वही कंपनी है और कस्टमर वो खुद ही है, तो उन्हें पता है भाई कंपनी की क्वालिटी क्या है ना। अगर कंपनी की क्वालिटी गिरेगी तो एज अ कस्टमर मैं ही परेशान हो जाऊंगा, मैं ही नहीं उसको यूज़ करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ हो गई कि भाई आप कौन से बैंक में यूज़ करते हो। अब अगली चीज़ होगी आप कौन से बैंक यूज़ करते हो। भाई मेरे पास 2 बैंक हैं। पहला बैंक हो गया मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक, तो मैंने इसका शेयर खरीद दिया। क्यों पसंद है मुझे? अरे भाई इसकी नेट बैंकिंग अच्छी है, कस्टमर चार्जेस अच्छे हैं, भाई कंपनी भी ग्रो कर रही है क्योंकि कस्टमर खुश है ना, फालतू के चार्जेस नहीं लगाते, फालतू की कॉल नहीं करते, तो मेरे लिए ये कंपनी अच्छी क्योंकि मैं खुद इसका कस्टमर हूँ। दूसरा कौन सा? ICICI में जैसे ही करेक्शन आया था, क्यों आया था? चंदा कोचर वाला स्कैम, जैसे वो स्कैम हुआ था सारे लोग पैसा निकालने लग गए थे। जैसे ही पैसा निकालेंगे स्कैम हो गया, कंपनी खराब हो जाएगी, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, मतलब कंपनी गिरने वाली है, बेच दो उस कंपनी को। तो ऐसा नहीं है कि अगर खरीद ली तो निकलेंगी नहीं, अगर स्कैम करोगे तो बेच देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कंपनी में स्कैम हो रहा है तो बेच दो उस कंपनी को, लेकिन अगर कस्टमर हो, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाए तो सबसे पहले बेच दो उस कंपनी को। ठीक है, ये हो गए हमारे बैंक्स। अगर आप पूछोगे भाई क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड इस पे अमेजोन पे बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। कौन सा भाई? वो SBI का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, तो SBI का क्रेडिट कार्ड भी रख लिया हमने। क्यों भैया? हमें भी पता है मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ तो 100 लोग और कर रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में अगर क्रेडिट कार्ड में इन्वेस्ट करें तो SBI खुद ही लिस्टेड एंटिटी है। इसके अलावा जो भी एंटिटीज़ हैं वो बैंक के साथ लिंक है, और जो बाकी जैसे फेडरल बैंक की होगी और बाकी सारे जो कार्ड हो गए वो इतने अच्छे हैं नहीं जितने अच्छे कैशबैक यहाँ मिल रहा है। आज के डेट में मैं SBI कार्ड बहुत यूज़ करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कस्टमर हूँ, तो मेरे लिए ये भी बढ़िया है। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो आपकी पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैंने ये ढूंढे होते हैं, जैसे डाबर हो गया, दंतमंजन यूज़ करता हूँ मैं, मारिको हो गया,
उसका तेल यूज़ करता हूँ, जो कोकोनट ऑयल होता है हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, मुझे उसके बारे में नहीं पता तो मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करता। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट हम यूज़ ही नहीं करते उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जिस इंडस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता उस इंडस्ट्री के बारे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर आप मेरे से ये पूछो कि भाई मुझे ये बता दो केमिकल कंपनी बता दो कोई सी, है ना, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आएगा भाई केमिकल कंपनी क्यों चूज करनी है। आप बोलोगे भाई क्योंकि ना बड़े लोग कहते हैं बड़ा फैसिनेटिंग है। मैं कहता हूँ केमिकल कंपनी के बारे में कुछ पता है आपको? आप बोलोगे नहीं भाई। मैंने बोला कभी काम करा है? आप बोलोगे नहीं भाई। मैं बोलूँगा फिर इन्वेस्ट क्यों करना है? सेम चीज़ मेरे साथ होती है। आप मेरे से पूछो 5 केमिकल कंपनी अच्छी बता दो। अब अगर मुझे पता नहीं, मैंने उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं करा, मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं पता है, कौन सा केमिकल क्या करता है ये नहीं पता, और मैं आपको 5 स्टॉक बता दूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसी वजह से जो सेक्टर में आप काम करते हो, जैसे मुझसे आप आईटी के बारे में पूछो, मैं आपको आईटी के 10 स्टॉक बता दूंगा, और क्यों अच्छे हैं मैं वो भी बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे उस इंडस्ट्री के बारे में इन एंड आउट पता है। अगर आप मेरे से बैंक्स के बारे में पूछो तो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईडीएफसी बैंक हो, चाहे आरबीएल बैंक हो, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? उस इंडस्ट्री पर मैंने बहुत रिसर्च करी है। तो लोग गलती ये करते हैं कि जो पता ही नहीं उन्हें, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो नुकसान करते हो। तो बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो पीटर लिन साहब ने हमें बताया था सालों पहले। ये थ्योरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी है। पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर और आसानी से समझना और डीप समझना शेयर बाजार के बारे में, तो अगर ये वीडियो चलती है हमारी, अच्छे व्यूज़ आते हैं, रिस्पांस अच्छा आता है, तो पार्ट 2 बनाऊंगा इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जहाँ पे हम वैल्यूएशन सीखेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कंपनी को अच्छे से और डीप एनालाइज कैसे करना है, स्मॉल कैप मिड कैप को कैसे एनालाइज करना है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे आसान भाषा में। तो शेयर बाजार की जर्नी आपके लिए आसान करना मेरा काम है। तो अगली बार कोई बोले ना कि भाई मल्टी बैगर स्टॉक सिर्फ 10 रुपये का मिलता है, तो कान पे मारना, बोलना मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब 10 रुपये नहीं होता मेरे भाई। मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब होता है जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, और बिजनेस ग्रो कर रहा है तो स्टॉक प्राइस तो ग्रो कर ही जाएगा यार। इसको कहता है मल्टी बैगर। इतना आसान था।